वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको बहुत खुशामदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भी दुनिया भर में कई ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। सिमिलरली एंड साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि डेंगू फीवर आउटब्रेक भी शुरू हो चुका है। डेंगू फीवर एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये मच्छरों की वजह से और मच्छरों के थ्रू फैलता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन में जाती है बिकॉज According to the Ministry of National Health Sciences Regulation and Coordination, पाकिस्तान में नंबर ऑफ इंक्रीजेस हैज स्पाइक्ड 15-fold। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे 2018 में हमारे पास 3,205 केसेस थे, वहीं पे 2019 में हमारे पास केसेस 47,000 प्लस हो चुके हैं, विच इज़ इन फैक्ट अ वेरी अलार्मिंग रेट। सो इसके बारे में और डेंगू फीवर के बारे में, इसकी प्रिकॉशंस और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम आज का टॉपिक इसी पे डेडिकेट करेंगे एंड we will be talking to Dr. Rabia Shah. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राबिया। डॉक्टर राबिया, जैसा कि आपको पता है कि डेंगू का सीज़न शुरू हो चुका है और यूजुअली मानसून से पहले ये सीज़न होता है, विच इज़ फ्रॉम जुलाई टू नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डॉक्टर राबिया, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप थोड़ा सा डेंगू फीवर के बारे में हमारी ऑडियंस को आगाही दें कि डेंगू का जो आउटब्रेक है, जो फीवर है, ये है क्या चीज़। Thank you for first of all, I'd like to thank you for asking me to come on this show and अपने हमारी जो ऑडियंस है जो ये सुनेंगे उनको अवेयरनेस देने के लिए इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। डेंगू फीवर एज आपने पहले ही बताया कि मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है, मतलब मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। एक स्पेशल किस्म का मच्छर होता है, ईडीज मस्कीटो कहते हैं हम उसे, उसकी स्पीशीज़ होती हैं, उसके बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। यूजुअली मानसून सीज़न या पोस्ट रेन सीज़न जो है उसमें ये स्प्रेड होता है, जो कि हमारे यहाँ जुलाई से नवंबर तक ये स्प्रेड रहता है। जैसे ही बारिशों होती हैं, बारिशों के बाद स्प्रेड होने का रीज़न ये है क्योंकि ये जहाँ ग्रो करता है मच्छर, इट नीड्स वाटर। वो पानी जहाँ जहाँ जमा होगा तो ये इसका हैबिटाट है, वो वहाँ ग्रो करता है। तो इन दिनों में जो है वो मच्छर क्योंकि ये इंक्रीज होता है, तब हमें डेंगू फीवर के ज़्यादा केसेस दिखने नज़र आते हैं। जैसे कि डेंगू फीवर है तो ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विद फीवर। बहुत हाई ग्रेड फीवर्स होते हैं, 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर जाता है। उसके साथ बॉडी एक्स फील कर सकता है पेशेंट, आँखों में बहुत मतलब रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं हम, जैसे आँखों में बहुत शदीद दर्द होता है, लाल हो जाते हैं, बॉडी एक्स, जॉइंट पेन्स, कभी कभी एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को, पेट में दर्द, सूखी खांसी, ड्राई कॉफ, ये जनरल सिम्टम्स होते हैं जिनके साथ पेशेंट्स हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट करते हैं डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर जो है वो जो मस्कीटो बाइट, जैसे मैंने कहा कि ईडीज मस्कीटो से होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस पे ये यूजुअली मच्छर काटता है, तो हम उस पर एहतियात करना जो है वो ज़रूरी समझते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग, डस्क एंड आई मीन डॉन एंड डस्क, अर्ली मॉर्निंग और शाम का टाइम, मगरिब से पहले का टाइम जो होता है, ये दो बड़े फेवरेट टाइमिंग्स होते हैं इस मच्छर को मतलब बाइट के। तो ये स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं जिसपे हम यूजुअली अवॉइड करना चाहिए हमें बाहर किसी ऐसी जगह पे घूमना जहाँ पे मच्छरों की तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि ये ऐसे टाइमिंग्स हैं जिसपे बाइट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक दीज आर some of the points। ठीक है, ओके। अच्छा, आपने कॉजेज़ की बात की कि वाटर जहाँ पे ज़्यादा वाटर रिटेंशन जहाँ होती है वहाँ पे होते हैं, तो इज दैट द ओनली कॉज या फिर पानी के अलावा भी जैसे कचरा हो गया इस जगह पे भी होते हैं? पानी, आई वुड से खड़ा हुआ पानी, और वो भी स्पेसिफिकली इस सेंस में कि जैसे हम बाल्टियाँ भरने का लोगों को, मतलब पानी सेव करने का, मतलब साफ पानी। हाँ एग्जैक्टली, साफ पानी जो हम सेव करके रखते हैं, भर के रखते हैं। जैसे बारिशों के बाद हम किसी वो जो होते हैं पॉट्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है, मतलब ये जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उनमें, या कुछ घरों में टैंक्स वगैरह रखे हुए होते हैं, तो उसमें जो पानी भर जाता है वो अगर ओपन है ऐसे बगैर किसी कवर के, तो ये सारे स्पॉट्स होते हैं स्पेशली, जिन्हें मैं हॉट स्पॉट्स कहूँगी, जहाँ से स्पेशली स्प्रेड होता है। मतलब
इन शॉर्ट पॉन्ड्स, लेक्स, मतलब नेचुरल वाटर के जो रिजर्वॉयर्स हैं उनमें ये मस्कीटो कम होता है. जो मैन मेड रिजर्वॉयर्स हैं वहाँ से इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है. इसी वजह से बारिशों के बाद जैसे गलियों में रोड्स पे जमा हो जाता है पानी, तो वो जो पानी जमा हुआ होता है ना, उसमें से इसका स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जहाँ तक आपने जैसे बात की कि कचरा वगैरह, या उसमें यूजुअली इट डजंट, बिकॉज इट नीड्स वाटर टू ग्रो. सो एंड दैट वाटर, द कंटेन्ड वाटर, इट नीड्स दैट टू. ठीक है. अच्छा, आपने बताया कि कंटेन वाटर जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे होता है. अगर हम ट्रेंड्स देखें तो 2014 से अब तक, इनफैक्ट 2014 से सिर्फ 2019 तक 90,000 प्लस केसेस जो हैं पाकिस्तान में डेंगू के आ चुके हैं, जिसमें से 200 डेथ्स भी हो चुकी हैं. विच मीन्स कि इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड, मतलब ये चीज़ रुक नहीं रही है कहीं. सो आपके हिसाब से क्या रीजंस हैं कि पाकिस्तान में बस हमारा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है डेंगू के लिए? What I believe, there are a few reasons, and the most important of them is, of course, हमारे यहाँ measures सही नहीं लिए गए या लिए जा सकते. Because we all know कि it spreads बारिशों के मौसम में, और हमें I think अगर थोड़ा proper planning होनी चाहिए, पानी का निकालने का सही तरीका होना चाहिए. मतलब we don't want the water to stuck at a place. वो जितना जल्दी वहाँ से साफ होगा उतना कम चांसेस होंगे इसके स्प्रेड के. तो आई थिंक अगर इन्फेक्शन ये मतलब कंट्रोल मेजर्स बेहतर हो जाएं, वेक्टर कंट्रोल मेजर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो आई थिंक इट वुड बेनिफिट. और या शायद यही लैक है हमारे यहाँ जिसकी वजह से ये ग्रो कर रहा है. लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो मतलब अगर हम अपने पास कुछ पानी जमा कर भी रहे हैं तो इट्स गुड. मतलब ऑब्वियसली हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज है तो लोग जमा करके रखना चाहते हैं. इट्स गुड, यू कैन डू दैट, लेकिन कवर्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़. कोई भी आप टैंक्स वगैरह में पानी रख रहे हैं, किसी पॉट में पानी रख रहे हैं, तो यू कैन कीप दैट कवर्ड. या अगर है तो हम उसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे चेंज कर सकते हैं, उसे मतलब ज़्यादा टाइम तक उसको भरा रहने ना दें. ये चंद मेजर्स हैं जो आई थिंक लैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक राइजिंग ट्रेंड पे है. ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फ्रॉम वन पेशेंट टू द अदर, बिकॉज आई थिंक अब इस पर आप ज़्यादा थोड़ा बता सकती हैं. ये कहा जाता है कि डेंगू कंटेजियस होता है इन द सेंस कि अगर एक मच्छर एक पेशेंट को काट के आपको काटे तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह हम कंट्रोल या किस तरह हाई होती है. The cause, as you said, is the mosquito. If it bites, अगर वो किसी एक पर्सन जो अफेक्टेड है डेंगू से, उसको बाइट करके दूसरे पेशेंट को या दूसरे पर्सन को काटेगा, तो देयर इज अ चांस ऑफ स्प्रेड ऑब्वियसली. इसको कंट्रोल करने के बेस्ट मेजर्स यही हैं कि वी शुड यूज मस्कीटो रिपेलेंट्स, क्योंकि वी नो we now know किन मंथ्स में ये डेंगू की पीक होती है. तो उसमें बहुत आइडियल होता है कि आप मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट होल्ड द मस्कीटोज आउट लाइक देयर, वी नीड टू यूज समथिंग. तो मस्कीटो रिपेलेंट्स वुड डू इट. और अगर कोई पेशेंट जैसे इन्फेक्टेड है तो वी कैन कीप द पेशेंट इन अ सेपरेट रूम. नेट्स आती हैं, वी कैन कीप द पेशेंट इन दैट. वो तो ये कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं जिनसे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं. एक पेशेंट अगर हमें पता है कि इसको है और हम दूसरों से स्प्रेड करने के मतलब रोकने के लिए हम यही मेजर्स ले सकते हैं. और तो हम ये जो मतलब बेसिकली यही है कि अगर मच्छर इज द थिंग विच वी हैव टू कंट्रोल, बिकॉज दैट इज द वेक्टर जो स्प्रेड कर रहा है, तो वी हैव टू कंट्रोल दैट. तो जहाँ जहाँ वो हो रहा है, जिन जिन जगहों पे हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा. वो वेक्टर नहीं होगा तो वो जाहिर है एक पर्सन को बाइट करके दूसरे को बाइट नहीं करेगा, तो स्प्रेड भी कम होगा. तो बेसिकली वी नीड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दैट वेक्टर और द मस्कीटो. तो उसके लिए हम मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हम नेट्स यूज़ कर सकते हैं उस पेशेंट को हटाने के लिए. और हम जो है वो जगह जहाँ जहाँ होता है हम वहाँ स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं मस्कीटो रिपेलेंट्स का, ताकि वो वेक्टर जो है वो ना रहे और स्प्रेड ना. अच्छा, डेंगू के कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर या तो एज डिपेंडेंट के बच्चों को ज़्यादा होने का चांसेस है, या फिर अगर किसी को ब्लड डिजीज़ है तो उसको ज़्यादा होने का चांसेस है?
नॉट रियली, नो। ऐसी कोई हम मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्क फैक्टर हो कि किसी पर्टिकुलर एज में ज़्यादा, इट कैन अफेक्ट एनीवन from children to adults to people of old age. It can affect any gender, both males, females, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। कोई ऐसे रिस्क मतलब कोई कोमॉर्बिडिटीज जिसे हम कहते हैं कि डायबिटिक्स को ज़्यादा होगा या हाइपरटेंसिव को ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इट कैन बिकॉज इट स्प्रेड्स विद मस्कीटो बाइट, तो मस्कीटो कैन बाइट एनीवन। हाँ, हाउएवर कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मैं कहूँगी कि वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। वो पेशेंट्स ऐसे जिनको यूजुअली ये है, ये डॉक्यूमेंटेड एक प्रूवन चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को एक बार पहले फ़र्ज़ करें डेंगू हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो होते हैं वायरसेस का हूँ या बैक्टीरिया का हूँ, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो डेंगू वायरस भी 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये प्रूवन चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट को या किसी बंदे को एक टाइप के डेंगू वायरस ने पहले काटा है एंड दैट वाज ओके, ही वाज ओके इन दैट, बट इफ़ ही गेट्स बिटन बाय अनदर टाइप ऑफ डेंगू वायरस, तो उन पेशेंट्स में फिर ये होता है कि सेकेंड इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीवियर। दैट इज़ वन थिंग जिसमें हम कह सकते हैं कि सीवियरिटी है, बिकॉज दिस इज रियली डॉक्यूमेंटेड। इसके अलावा देयर इज नो अदर रिस्क फैक्टर या ऐसी कोई चीज़। अच्छा, you talked about the 4 types of dengue mosquitoes, right? The breeds maybe or the genetic variations of those. Could you tell a bit about that? कि क्या तरीके? See, these are, हम इन्हें कहते हैं serotypes. These are the dengue virus की serotypes होती हैं. Basically, it is the virus. It's not the mosquito. अच्छा, okay. Mosquito is the same. It's Aedes mosquito, Aedes aegypti या Aedes albopictus, 2 types के होते हैं usually जिनसे spread होता है. लेकिन dengue virus, because mosquito carries virus within itself. तो वो जो virus होता है, ये 4 types उस virus की होती हैं. तो हम उसे serotypes 1, 2, 3, 4 ऐसे करके name करते हैं. And that is these are basically the types of this virus. ठीक है। अच्छा, just to wrap up our first segment, आप बस अगर seasonal variation के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जैसे आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि मानसून थोड़ा पीक सीजन होता है, फिर इसके अलावा भी क्या अराउंड द ईयर दिस मस्कीटो इज इन द एयर? देखिए, पाकिस्तान में दिस डिजीज इज नाउ एंडेमिक. वी आर अ कंट्री जिसमें it is the cases can be seen throughout the year. So yes, we do see cases in the other months throughout the year, 12 months. लेकिन एक पीक आती है, सर्ज, जो इन महीनों में आता है. लेकिन we do see cases in other months as well. अच्छा डॉक्टर, अभी अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तब उसके लिए क्या प्रिकॉशंस, क्या सिम्टम्स और फिर उसका वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को dengue virus has infected the person, symptoms जैसे I discussed previously, fever से usually start होते हैं, फिर पेशेंट को बॉडी एक होगा, उनको joint pains होंगे और रैश हो सकता है बॉडी पे. उसके अलावा बहुत शदीद पेन होता है आईज में, बैक एक होता है बहुत सीवियर. इनके बाद ये अच्छा डेंगू का एक स्पैन होता है 3 to 7 days, मतलब इट लास्ट यूजुअली 3 to 7 या 3 to 10 days का एक डेंगू वायरस का स्पैन होता है. इनिशियली प्रेजेंस लाइक दैट. I'd like to clear one thing. Most of the people or most of the patients, they do not end up to have a severe disease. Mostly patients को mild symptoms होते हैं. 5% of the infected उनको जो है वो चांसेस होते हैं या वो प्रोग्रेस करते हैं सीवियर फॉर्म्स ऑफ डेंगू, जो मैं पहले डेंगू हेमरेजिक फीवर जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ उस पर, या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम. ये 2 सीवियर फॉर्म्स होते हैं. लेकिन जस्ट 5% पेशेंट्स होते हैं जो इस हद तक जिनकी तबीयत ख़राब होती है. अदरवाइज यूजुअली हमारे पास माइल्ड सिम्टम्स में पेशेंट की तबीयत बेहतर हो जाती है, वो रिकवर कर जाते हैं उससे. हमारे पास एक पेशेंट अगर इन्फेक्ट होता है तो 4th और 5th डे ये मतलब हमारे दिन होते हैं जिस पे मतलब पेशेंट के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट होते
हैं. अगर by 4 to 5 days the patient's fever has subsided, ठीक हो गया है पेशेंट, तो that's well and good. लेकिन 4th से 5th डे से आगे हमें जो है ना वो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी. तो इनिशियली सिम्टम्स वही होंगे, फिर आगे अगर ऐसा पेशेंट कॉम्प्लिकेट करता है तो वही सिम्टम्स आएंगे कि ब्लीडिंग गम्स होंगे, मतलब ब्लीड हो सकता है कहीं से, माउथ से, नोज से, या कभी कभी पेशेंट्स को यूरिन में, स्टूल में, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम एनी फाइट यहाँ ये बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं बॉडी पे. फिर उसके बाद मज़ीद वही एब्डोमिनल पेन, चेस्ट सिम्टम्स, इनके साथ हमारे पास पेशेंट्स आ सकते हैं. अच्छा, अगर हम इसके ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो आप थोड़ा हमें बताइएगा. पहले तो हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्लान को कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि अगर घर पे कोई पेशेंट है तो उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए. तो पहले अगर आप हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हमें बताएं. हॉस्पिटल में whenever we get a patient with these symptoms, हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है कि हमारी ये जो सीज़न होता है, बारिशों का सीज़न, आई वुड से this is a peak season for both dengue and malaria. So and both of these diseases, इनके initial symptoms ऐसे ही होते हैं, ये बुखार और दर्द और इन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं. Whenever a patient comes to us, एक हमारी होती है क्लिनिकल जजमेंट, एक होती है डायग्नोसिस, जिससे हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं. इन्वेस्टिगेशंस में एक हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं जो हम डेंगू के पेशेंट्स के लिए करवाते हैं. एंटीजन टेस्ट होता है, एक हम एंटीबॉडीज करवाते हैं. वो डिपेंड करता है कि किस टाइम ड्यूरेशन पे पेशेंट ने हमारे प्रेजेंट किया है. 3 to 4 डेज का अगर फीवर होता है तो हम यूजुअली एंटीजन करवाते हैं. अगर उससे ज़्यादा स्पैन हो गया, लाइक 6 to 7 डेज हो गए, देन वी गो फॉर एंटीबॉडी टेस्ट. फिर उनकी इंटरप्रिटेशन हम अकॉर्डिंगली करते हैं कि अभी अक्यूट फीवर है या नहीं, मतलब इट इज़ डेंगू फीवर और नॉट. अगर हमारे पास पेशेंट डायग्नोज हो जाता है विथ दिस डेंगू फीवर, देन कम्स द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए हम, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लूइड की थर्ड स्पेसिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और पेशेंट को फीवर आ रहा होता है, तो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं पेशेंट को मैनेज करने के. द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर इज ऑल सिम्टोमेटिक. जो सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को, हमें उन्हीं को कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक या टारगेटेड थेरेपी नहीं है फॉर द डेंगू वायरस इटसेल्फ, जिन्हें हम एंटीवायरल्स कहते हैं. तो वायरस के अगेंस्ट वी डू नॉट हैव एनी ड्रग, सो वी टेंड टू मैनेज द पेशेंट्स विद देयर सिम्टम्स. उनको जो सिम्टम्स होते हैं हम उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं. बाय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आई मीन दैट अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम उनको फीवर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे. उसमें हम कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ बुखार कम करने की दवाइयाँ जिन्हें हम अवॉइड करते हैं, स्पेशली डेंगू में, जिन्हें एनसिड्स, जिसमें ब्रूफिन आ जाता है, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है ब्रूफिन, आइबुप्रोफेन, ये जो क्लास है इसे हम यूजुअली अवॉइड करते हैं. ब्रूफिन और डिस्प्रिन, ब्रूफिन या डिस्प्रिन, ये मैं इसलिए भी बताना चाहूँगी क्योंकि अगर घर पे जैसे फ़र्ज़ करें कोई लेता है तो डेंगू में यूजुअली ये नहीं लेनी चाहिए. ब्रूफिन नहीं लेनी चाहिए, डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए. उसकी वजूहात ये हैं कि ये टैबलेट्स, इनमें टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग करवाने की, और डेंगू का पेशेंट वैसे ही प्रोन होता है कि उसको ब्लीडिंग हो, प्लेटिलेट्स कम होने की वजह से हो सकती है. तो इस सिचुएशन में हम ये मेडिसिन अवॉइड करते हैं. हम ब्रूफिन, डिस्प्रिन ये अवॉइड करते हैं. हम जिन टैबलेट से फीवर कंट्रोल करते हैं वो पैरासिटामोल, पैनाडोल ये देते हैं हम किसी भी फॉर्म में, ओरल या आईवी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हम देना चाहें. तो यूजुअली हम ये यूज़ करते हैं. उसके साथ स्पंजिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसे हम पट्टियाँ रखना कहते हैं. सब अगर मैं इजी वर्ड्स यूज़ करूँ तो उसके हम स्पंजिंग करवाते हैं. उसके साथ ये देते हैं हम पैरासिटामोल वगैरह. तो मतलब हमें फ़ीवर को टारगेट करना होता है. फिर जब भी पेशेंट को फीवर आ रहा होता है पर किसी भी बंदे को, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और डेंगू खुद भी, जैसे कि वो उसमें एक कैपेबिलिटी है प्लाज्मा लीक करवाने की, तो वो डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है उसमें. तो हमें उस डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना होता है, तो हमें फ्लूइड्स देने होते हैं. हम पेशेंट की कंडीशन देख के, अगर पेशेंट ओरली ले रहा है, मतलब वॉमिटिंग नहीं है, एब्डोमिनल पेन ज़्यादा नहीं है, पेशेंट अगर खा पी रहा है, वो टॉलरेट कर रहा है ओरल चीज़ें, तो हम यूजुअली उनको ओरल फ्लूइड्स देते हैं ज़्यादा, मतलब
1.5 से 2 लीटर दे दिया दिन में। अगर नहीं ले पा रहा होता पेशेंट तो हम फिर उन्हें इंट्रावीनसली IV ड्रिप की फॉर्म में फिर हम उनको देते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फीवर कंट्रोल करने से, फिर हमने पेशेंट को हाइड्रेट करना होता है। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डेफिनेटिव मेजर्स हैं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा यही है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो हैं वो यही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देयर इज नो एंटीवायरल जो स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी नहीं है, तो हम सिम्पटोमेटिकली ऐसे ओके अच्छा, अगर घर में किसी कोई पेशेंट है जो घर में ही अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर फॉर सम रीज़न हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा है, तो फिर घर में क्या क्या उसको चीज़ें करनी चाहिए? घर में भी मेजर्स यही होंगे। हमें फीवर कम करना है तो उसके लिए घर पे अगर कोई भी किसी भी वजह से रहना पड़ रहा है तो स्पंजिंग नंबर 1। नंबर 2, जो जिन मेडिसिन का मैंने नाम लिया कि वो नहीं लेनी चाहिए, जैसे ब्रूफिन, डिस्प्रिन, फीवर कम करने के लिए वो नहीं लेनी चाहिए। पैनाडोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं हम घर पे। उसके अलावा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, फ्लूइड्स, जूसेस जितना, क्योंकि हमें हाइड्रेट रखना होता है पेशेंट को। जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे उतना कम चांस है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो। तो हमें अर्ली वाला फेज जो होता है उसमें हाइड्रेट रखना होता है और फीवर कम करना होता है। तो अगर कोई बंदा घर पे है और उसको ये सिम्टम्स हैं तो उसने बस यही करना है कि फीवर कम करने के लिए कंट्रोल ये लेनी है मेडिसिन, और उसके साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर राबिया, अब मैं आपसे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में पूछूंगी, बिकॉज यूजुअली पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मसला है कि क्योंकि हमारे पास सही से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारा ट्रीटमेंट की अभी भी इस पर फ़र्क आता है, और टेक्निकली वैसे भी इंसान को जब पता नहीं होता तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला भी सकता है। सो इट्स बेटर टू बी अवेयर ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो आप एक ये काफ़ी सुनने में आता है कि पपीते की वजह से डेंगू काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, कम हो सकता है, तो क्या ये सही चीज़ है? नो, नॉट रियली, एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म आई गेस जिससे मैं ये कन्वे कर सकती हूँ कि दिस papaya leaf thing, there's nothing like that, not medically, कोई मेडिकल क्योर नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट अ क्योर फॉर डेंगू। जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी, हाइड्रेशन, पानी, जूसेस, that is the treatment. Papaya leaves is not going to do anything. So this is a true myth, and this is not a fact. इसमें हमारे लोगों को जो है ये now they must know and they should be well aware of it that papaya leaves are not going to do anything. They're not going to cure this disease. Yes, I would suggest कि juices, fresh juices, as much as possible of any fruit, not just papaya, anything. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि डाइट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर का खाना नहीं खाएं, स्पाइसी फूड्स नहीं खाएं, तो उससे भी आप अपना डिजीज जो है उसकी ट्रीटमेंट प्लान पे अफेक्ट कर सकते हैं। सो इज दैट आल्सो ट्रू? नॉट रियली, बिकॉज सी डेंगू का स्प्रेड जो होता है वो जिस चीज़ से होता है हमें पहले तो उसको कंट्रोल करना है, तो उसमें फूड का देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। सेकेंडली, खाने का अगर मैं बात करूं तो वी डोंट हैव टू अवॉइड एनीथिंग। हाँ, हम ये कहते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास जब आते हैं जिनके प्लेटलेट्स बहुत लो होते हैं, उनको इनिशियल डेज में हम कुछ भी ऐसी कोई हार्ड चीज़ बाइट करने से यूजुअली अवॉइड मना करते हैं हम उनको, बट दैट इज जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग until the patient settle, and that is उसका रीज़न ये है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द रीज़न एज वेल कि ऑब्वियसली कुछ हार्ड बाइट करेगा तो देयर आर चांसेस ऑफ गम ब्लीड, या हम ज़ोर से ब्रश करने से उनको मना करते हैं बिकॉज वो एग्रेसिवली कुछ भी होगा तो देयर आर चांसेस ऑफ ब्लीड बिकॉज प्लेटलेट्स लो होते हैं। अदरवाइज एज सच कोई फूड की वो नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज टेक स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। वैसे भी हमें घर का ही खाना चाहिए, जो भी चीज़ बन रही है घर के पानी में, प्रॉपर जो हमारा पानी होता है उसमें बनी हुई चीज़ें हों। फ्रूट्स या जूसेस जैसे मैंने कहा कि इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो भी जैसे हम जूस अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, किसी बंदे को दे रहे हैं, तो आइडियल चीज़ यही है कि वो घर में बना हुआ हो, बाहर की चीज़ ना हो। जितना हम अवॉइड कर सकें उतना हमें अवॉइड करना है, बिकॉज एक चीज़ जो हम घर में बनाएंगे वी नो हाउ वी आर मेकिंग दैट, उसकी हमें हाइजीन
को मेंटेन रख सकेंगे हम, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना, और देयर इज नथिंग लाइक दैट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि काफ़ी दफ़ा ही सुनने में आता है कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे अगर यूज़ करें तो उससे काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। Yes, that is true. That is Okay. really true. And I would suggest कि ये यूज़ किया जाए because as I said previously कि हमारे पास जो चीज़ है जो स्प्रेड करवा रही है हमें उसको कंट्रोल करना है। मस्कीटो रिपेलेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं these really work. तो हमें yes definitely इनको यूज़ करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए। We should also advise others to take this measure. अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रबिया। बस अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें कि इंडिस हॉस्पिटल जो है वो कितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली डेंगू के अगेंस्ट काम कर रहा है, सो दैट पीपल ऑल्सो नो कि यहाँ पे डेंगू का फ्री इलाज भी हो रहा है और फिर कितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली इलाज भी हो रहा है। Definitely, Indus Hospital it is working hard to treat the patients. We come across a lot of patients on daily basis. हमारी प्रायोरिटी पे होते हैं ऐसे पेशेंट्स, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में या आजकल की जो मौसम चल रहा है उसमें, जबकि हमारे पास ये पीक आई हुई है, तो हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट केयर दैट वी कैन, बोथ इन आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स एंड व्हेन द पेशेंट्स आर एडमिटेड विद अस। वी डू टेक स्पेशल केयर फॉर ऑल ऑफ देम। जो बातें मैंने अभी यहाँ कहीं, जो मेडिसिन हमें देनी है, जो नहीं देनी, जो पेशेंट्स की मैनेजमेंट करनी है, वी ट्राई एंड टेंड टू फॉलो दैट, एंड whatever we follow is always recommended by World Health Organization, WHO. तो WHO की recommendations जो हैं we do follow them, and we try our best to give our patients the best treatment that is possible. For sure. Thank you so very much for taking out this time. एंड उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग को हमारा शो अच्छा लगा होगा और आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज इन द केसेस ऑफ डेंगू जो है वो हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, और हम बैठे हुए भी अक्टूबर के महीने में जब काफ़ी ज़्यादा पीक डेंगू केसेस की होती है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पीपल अराउंड यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।